दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 1970 के दशक की है, जब मैं मंडोला जा रहा था। ट्रेन रात के शाह अंधेरे में छुक छुक करती हुई पटरियों पर दौड़े जा रही थी और मैं बर्थ संख्या 37 पर लेटा आधी नींद में जा चुका था कि तभी अचानक ही बच्चे की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। अभी मेरी आंख खुली ही थी कि उस बच्चे की रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई और जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मैं सहम उठा। दरअसल उस बच्चे का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो अपना मुंह ऊपर की तरफ करके चीखे जा रहा था। वहीं उसकी माँ उसे संभालने में लगी हुई थी, पर वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि उस बच्चे को हुआ क्या है कि तभी और भी बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते पूरे ट्रेन में बच्चों की रोने की आवाज़ ही गूंजने लगी। पर चिंता वाली बात ये थी कि सभी बच्चे एक ही तरीके से रो रहे थे। सभी के गाल लाल पड़ चुके थे और ऊपर की तरफ मुंह करके चीखे जा रहे थे। बच्चों के इस अजीब बर्ताव से पूरे ट्रेन में एक डर का माहौल बन गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे चुप कराया जाए कि फिर इसी बीच एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन बंद पड़ गई और जैसे ट्रेन रुकी तो वैसे सभी बच्चे जो मुंह ऊपर करके रो रहे थे वो बेहोश हो गए। उन बच्चों के बेहोश होते ट्रेन में गहरी खामोशी पसर गई। अभी हम सभी पैसेंजर्स कुछ समझ पाते कि तभी ट्रेन की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही बंद होने लगे। ये देखकर हम सभी अब और भी ज़्यादा डर गए। मैं तो अंदर से कँपकँपाने लगा था क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी समझ से बाहर था। ट्रेन की खिड़की दरवाजे अभी बंद ही हुए थे कि तभी बोगी एक तरफ से ऊपर उठने लगे, मानो कोई ट्रेन को पटरियों से उतार कर नीचे कर रहा हो। ट्रेन के एक तरफ झुकते ही अब ट्रेन के भीतर लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिस वजह से लोग एक दूसरे को ही रौंदने लगे। और जब इसी बीच ट्रेन का दरवाज़ा खुला तो सभी ट्रेन से नीचे उतर गए और मैं भी मौका मिलते ही ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन से नीचे उतरते ही मैंने देखा कि सभी लोग ट्रेन से दूर भाग रहे हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। अभी मैं उन लोगों के पीछे ही भाग रहा था कि तभी पीछे से कोई ज़ोर से चीखते बोला, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, ट्रेन खुलने वाली है, जल्दी से वापस आओ। पर उस वक्त मेरा दिमाग इतना घबराया हुआ था कि मैंने पीछे पलटकर देखा तलक नहीं। और फिर जब ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी तो मेरे कदम रुक गए और जब पीछे पलटकर देखा तो ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन से कुछ लोग हमें आवाज़ देते हुए वापस बुला रहे थे, पर मेरा दिमाग अभी भी कुछ तय नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते ट्रेन वहाँ से चली गई। ट्रेन के जाने के बाद जब मैंने उन लोगों की तरफ देखा जिनके पीछे मैं भाग रहा था तो मैंने पाया कि वहाँ पर मेरे अलावा सिर्फ 2 लोग और हैं, जबकि उस वक्त पूरी बोगी के लोग ट्रेन से उतरकर भागे थे। ये देखकर मेरा माथा और भी ज़्यादा चकरा गया और जब मैंने उन दोनों से पूछा कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं तो वो दोनों एक साथ बोले, पता नहीं, वो सभी लोग अचानक ही कहीं गायब हो गए। इससे पहले मैं उनसे कुछ और पूछता कि तभी उनमें से एक ने बोला, वो देखो वहाँ कोई स्टेशन है, चलो वहाँ पर चलते हैं। उस आदमी के ये कहते जब मैंने उस ओर देखा जिधर वो देख रहा था तो मैंने पाया कि पास में ही एक छोटा सा स्टेशन है। फिर क्या था, हम तीनों दौड़ पड़े उस स्टेशन की तरफ। वैसे भी हम और कहाँ पर जाते, फिर हम तीनों उस स्टेशन की तरफ तेज़ी से दौड़ ही रहे थे कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो स्टेशन अभी भी उतना ही दूर है जितना कि शुरुआत में था। मतलब कि हम तीनों को दौड़ते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था, पर अभी तक हम उस स्टेशन से उतने ही दूर थे जितना कि जब हमने दौड़ना शुरू किया था। ये एहसास होते ही मैं एकदम से रुक गया, पर मेरे साथ के वो दोनों जने दौड़ते रहे। हालांकि मैंने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश भी की, पर उस वक्त उन दोनों का पूरा ध्यान स्टेशन पर पहुंचने का था, इसलिए उन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। वहीं मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी डरा हुआ था, जिस वजह से मैं कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा था। इसलिए पहले मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की ताकि दिमाग ठीक से चल सके। अभी मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कुछ दूर एक बुढ़िया नजर आई जो सूखी हुई लकड़ियां बीन रही थी।
पहले तो मैं उस बुढ़िया को वहाँ देखकर थोड़ा डर गया, जिसके चलते मैंने उन्हें टोका तलक नहीं। पर कुछ देर के बाद जब उन्होंने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, बेटा ज़रा ये बोझा मेरे सर पर रखवा दो, तो पता नहीं कैसे मैं बिना डरे ही उनकी एक आवाज़ पर मदद करने पहुंच गया। और फिर जब मैंने लकड़ियों की उस गठरी को उस बुढ़िया के सर पर रखने के लिए जैसे उठाया, तो वैसे मुझे एहसास हुआ कि वो लकड़ियों की गठरी काफ़ी भारी है। इसलिए मैंने वो गठरी उनके सर पर रखने के बजाय अपने सिर पर रख ली और बोला, अच्छा अम्मा चलो मैं इन लकड़ियों को आपके घर तक पहुंचा देता हूं। मेरी ये कहते वो अम्मा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बहुत सालों बाद कोई नेक दिल मुसाफिर आया है यहाँ पर। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चलने लगी और उसके पीछे पीछे मैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं उस बुढ़िया के पीछे चलते चलते स्टेशन के बेहद करीब पहुंच गया। अभी मैं स्टेशन के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उस बुढ़िया ने बोला, बेटा ये लकड़ियों की गठरी यहीं पर रख दो। उस बुढ़िया के ये कहते ही जब मैंने अपने सर से वो गठरी उतार कर नीचे रखी, तो सामने मुझे एक झोंपड़ी दिखी और उस झोंपड़ी के आगे एक जलता हुआ चूल्हा, जिस पर एक हांडी चढ़ी हुई थी, और उस हांडी के ठीक सामने एक लंबा चौड़ा सा आदमी एक बड़ी सी थाली लेकर अपनी गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। अभी मेरी नज़र उस आदमी पर ही थी कि तभी उस बुढ़िया ने बोला, इसके दोस्त बन जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उस बुढ़िया के ये कहते ही जब मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उस बुढ़िया ने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, पर इतना मालूम है कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। तुम भी एक नेक दिल हो, तो ऐसे में तुम्हें ये अपना दोस्त बना लेगा। उस बुढ़िया की बात सुनकर उस वक्त मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि मुझे तो बस किसी तरह से वहाँ से निकलना था। अब तो स्टेशन भी बस कुछ कदमों की दूरी पर था। तो ऐसे में मैंने उस बुढ़िया से कहा, अच्छा अम्मा अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। और ये बोलकर मैं स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अभी मैंने अपना रुख स्टेशन की तरफ ही किया था कि तभी मेरी नज़र उन दोनों लोगों पर पड़ी जो मेरे साथ ट्रेन से उतरे थे। उन पर नज़र पड़ते मेरे कदम एकदम से रुक गए। दरअसल वो दोनों बुरी तरह से घायल थे और उस स्टेशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो वहाँ से भाग ही नहीं पा रहे थे। और जब मैंने उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि यहाँ पर मत आना। इतना कहते ही वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घसीटती हुई वहाँ से ले गई। ये मंजर देखकर मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तो मैं भी उस चूल्हे के बगल में लेटा हुआ था। मेरे होश में आते ही मैंने उस बुढ़िया से सवाल करते पूछा, अम्मा ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर वो बुढ़िया बोली कि तूने जो ट्रेन में देखा और महसूस किया वो सच नहीं था, पर जो अब तू देख रहा है वो सब सच है। पर तेरा दिमाग इसे सच नहीं मानेगा, क्योंकि जो कुछ तूने अब तक सीखा और देखा उस लिहाज से ये सब सच नहीं हो सकती। अगर तुझे यहाँ से फिर से अपनी दुनिया में जाना है तो तुझे फिर से एक ट्रेन पकड़नी होगी, पर वो ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं मिलेगी। उसके लिए तुझे फिर से वहीं जाना होगा जहाँ से तूने अपनी ट्रेन छोड़ी थी। आज से 162 दिन बाद फिर से एक ट्रेन उसी जगह पर रुकेगी। दोस्तों 162 दिनों की बात सुनकर मैं बीच में टोकते बोला, अम्मा मैं इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। ये बोलकर मैं वहीं पर चुपचाप बैठ गया। किसी तरह से रात बीती और फिर सुबह हुई, और सुबह होते मैं वहाँ से निकल गया किसी दूसरे स्टेशन की ओर, और साथ ही हाईवे की तलाश में। शुरू में तो मैं पटरियों के सहारे ही आगे बढ़ता रहा, पर जब मुझे एक हाईवे दिखा तो मैं उस हाईवे पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे कोई गाड़ी दिख जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर रात से रात हो गई। दिन भर की थकान के चलते जब मैं हाईवे के किनारे रुका तो कुछ देर के आराम से ही मैं गहरी नींद में चला गया, और जब फिर मेरी आँख खुली तो मैं उसी बुढ़िया की झोंपड़ी के बाहर लेटा हुआ था। इससे पहले मैं उस बुढ़िया से कुछ पूछता कि उस बुढ़िया ने बोला, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो तुम यहीं पर पाओगे अपने आप को। उस बुढ़िया की बात को मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था, पर कुछ ही दिनों में मैं समझ गया कि उस बुढ़िया की बात मानने में ही मेरी भलाई है। तो मैंने फिर से उस बुढ़िया के साथ ही रहने का फैसला कर लिया। और जब इसी तरह 161 दिन बीत गए तो उस बुढ़िया ने मुझे उस जगह छोड़ते हुए कहा कि यहीं पर तुम्हारी ट्रेन आएगी, और जैसे ही कोई ट्रेन से उतरकर भागे तो वैसे ही तुम ट्रेन में चढ़ जाना। अब ये बोलकर वो बुढ़िया चली गई। उसके जाने के कुछ देर के बाद फिर से एक दूसरी ट्रेन आकर रुकी, और फिर ट्रेन के रुकते ही लोग चीखने चिल्लाने लगे। फिर इसी बीच में ट्रेन के बहुत ही करीब पहुंच गया, और जैसे ही कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरे तो वैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ गया।
और फिर मेरे ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन भी कुछ देर के बाद खुल गई और जब सुबह ट्रेन मल्लुप स्टेशन पहुंची तो लोगों को चलता फिरता देखकर मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी दुनिया में वापस लौट आया हूँ। मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो कौन सी दुनिया है, पर मैं उस बुढ़िया का हमेशा कर्जदार रहूँगा। अगर उसने मुझे पनाह नहीं दी होती तो आज मैं 162 दिनों के बाद नहीं लौट पाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों रात का सन्नाटा था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी जो घने जंगलों के पेड़ के बीच से छनकर रेलवे स्टेशन पर पड़ रही थी। मालगाड़ी की लोकोमोटिव इंजन की भारी भरकम आवाज जंगल में गूंज रही थी। लोको पायलट सुनील यादव, जिसे सभी सुनील भैया कहकर बुलाते थे, वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा थकान और एकाग्रता का मिश्रण था। मालगाड़ी जो कोयले से लदी हुई थी वो रात के अंधेरे में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। ये सुनील का रोज का काम था। रात की शिफ्ट, लंबा रास्ता और अकेलापन। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सुनील को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। सुनील ने अपनी सहायक पायलट गोविंद की ओर देखा जो सामने के कंट्रोल पैनल पर नजर रखे हुए था। तभी सुनील ने पूछा, अरे गोविंद ये रात कुछ अजीब नहीं लग रही है यार। तभी गोविंद ने हंसते हुए कहा, अरे सुनील भैया आप भी ना हर रात यही कहते हो। जंगल में रात होते ही ऐसा होता है। बस आप ट्रैक पर ध्यान दो वरना स्टेशन मास्टर हमें फिर से डांटेंगे। सुनील ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने अपनी घड़ी देखी तो अभी रात के 2:17 ही हुए थे, यानी कि ट्रेन को अगले स्टेशन कालिका जंक्शन तक पहुंचने में अभी 2 घंटे और लगने थे। लेकिन तभी इंजन के कंट्रोल पैनल पर एक लाल बत्ती तेजी से टिमटिमाने लगी, जिसे देखते ही सुनील ने झटके से पूछा, अरे ये क्या हुआ। गोविंद ने पैनल की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम से गंभीर हो गया और वो एकदम से बोला, सिग्नल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है भैया, आप रुकिए मैं चेक करता हूँ। तभी उसने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ सनसनाहट की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही गोविंद ने कहा, अरे ये तो अजीब बात है, रेडियो काम ही नहीं कर रहा है। तभी सुनील ने ट्रेन की गति धीमी कर दी और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो घने कोहरे ने अपने अंदर सब कुछ ढक लिया था। कोहरा इतना घना था कि ट्रेन भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। गोविंद ने घबराते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है भैया, ये कोहरा इतना अचानक से कहाँ से आ गया। तभी ट्रेन के इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की, जैसे कोई भारी धातु आपस में टकराई हो। सुनील और गोविंद दोनों एकदम से चौंक गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि ट्रेन की गति अचानक से बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर जब गोविंद ने ट्रेन की गति को तेज होते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाया कि सुनील भैया ट्रेन के ब्रेक लगाओ। तभी सुनील ने ब्रेक का लीवर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रेन अब अपनी मर्जी से चल रही थी। कंट्रोल पैनल की सारी बत्तियां एक साथ टिमटिमाने लगी और रेडियो से एक भयानक गहरी आवाज़ उभरी जो ना तो सुनील की थी और ना ही गोविंद की। दोस्तों उस आवाज़ को सुनते ही दोनों जने खौफ में भर गए। गोविंद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और सुनील कँपकँपाने लगा था, लेकिन सुनील ने जवाब देने की कोशिश की पर उसका गला अब सूख चुका था। तभी ट्रेन ने एक तेज झटका खाया और सामने का ट्रैक अचानक से बदल गया। सुनील ने देखा कि ट्रेन अब उस रास्ते पर जा रही थी जिसे वो जानता तक नहीं था। ट्रैक के दोनों ओर वो जंगल अब गायब हो चुका था। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो किसी गहरे गड्ढे की तरह लग रहा था। तभी गोविंद ने डरते घबराते बोला कि सुनील भैया ये ट्रैक तो कालिका जंक्शन का रास्ता नहीं है। लेकिन सुनील इससे पहले कुछ कहता कि तभी उससे पहले ही ट्रेन ने एक और झटका खाया और उस झटके के बाद सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर जब सुनील की आंखें खुली तो वो एक ठंडे कंक्रीट के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका सिर एकदम भारी था और शरीर में दर्द की लहरें उठ रही थी। उसने आसपास देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। ना तो कोई ट्रेन थी, ना गोविंद और ना ही कोई ट्रैक। वो एक सुनसान अजीब सी जगह पर था जहां हवा में एक सड़ांध की हल्की गंध थी। तभी सुनील को गोविंद की आवाज़ सुनाई दी। गोविंद जो सुनील को चिल्लाते पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजकर वापस लौट रही थी। तभी सुनील ने जल्दी से अपने कपड़े टटोले तो उसकी वर्दी अभी भी वैसी ही थी जैसे कि उसने पहले पहनी हुई थी, लेकिन हाँ
अब उसकी घड़ी गायब थी। उसने जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ सिग्नल की कमी दिख रही थी। फिर सुनील ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसका दिमाग सवालों से घिर गया था। वो कहाँ था, ट्रेन कहाँ गई और गोविंद का क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, वो अजीब ट्रैक कहाँ से आया था। तभी उसने अपने आसपास देखा तो धुंध के बीच उसे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, जो पेड़ों या इमारतों की तरह लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो उनकी ओर बढ़ा तो वे आकृतियां वहां से गायब हो गई। फिर कई घंटों तक भटकने के बाद सुनील को एक पुराना जर्जर रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। उस स्टेशन का साइन बोर्ड टूटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखा नाम पढ़कर सुनील के होश उड़ गए, भूतिया जंक्शन। उसने अपने 20 साल के करियर में कभी भी इस स्टेशन का नाम ही नहीं सुना था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही कोई यात्री, सिर्फ पुराने जंग लगे रेलवे ट्रैक और टूटी फूटी बेंचें थी। तभी सुनील ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर की ओर अपने कदम बढ़ाए, और सुनील जब वहां पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। हाँ, मेज पर एक पुरानी डायरी जरूर पड़ी हुई थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। तभी सुनील ने वो डायरी खोली तो पहला पन्ना खाली था, लेकिन दूसरे पन्ने पर एक लिखावट थी जो इतनी पुरानी लग रही थी जैसे कि वो 100 साल पहले की हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी इस ट्रैक पर आता है वो कभी भी वापस नहीं जाता। ये ट्रेन साबित है, यहाँ पर समय रुक जाता है और आत्माएं भटकती हैं। अब ये पढ़ते ही सुनील की सांसें काफ़ी तेज हो गई। उसने उस डायरी को वापस वहीं पर मेज पर रख दिया और वो बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और धुंध के बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई अब धीरे धीरे साफ होने लगी और सुनील को एक इंसानी आकृति दिखाई दी। जब सुनील ने उस आकृति को ध्यान से देखा तो वो गोविंद था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा कि सुनील ने आखिरी बार देखा था। गोविंद की आंखें पूरी तरह से खाली थी और अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी सुनील ने आवाज दी, गोविंद तो? लेकिन गोविंद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सुनील को घूरता रहा और फिर वहीं धुंध में गायब हो गया। अब सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने स्टेशन के आसपास भटकना शुरू कर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हर बार जब वो स्टेशन से दूर जाता तो वो किसी तरह से वापस से उस स्टेशन पर पहुंच जाता। दोस्तों, ये जगह एक भूल भुलैया की तरह थी जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर कई दिन या शायद कई हफ्ते सुनील उस स्टेशन पर भटकता रहा। समय का कोई अंदाजा नहीं था और सूरज भी कभी नहीं उगा, क्योंकि उस जगह पर रात हमेशा बनी रहती थी। उसे भूख या प्यास का भी कोई एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसका मन डर और निराशा से भरता जा रहा था। हर रात उसे वही परछाई दिखाई देती थी, कभी गोविंद की, कभी किसी और की, और हर बार वे परछाइयाँ उसे कुछ कहने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी आवाज़ें सिर्फ सनसनाहट बनकर रह जाती थी। फिर एक रात जब सुनील स्टेशन के एक बेंच पर बैठा हुआ था कि उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने चौंक कर उस दिशा में देखा तो कोहरे के बीच से उसकी मालगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन की ओर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये वो ट्रेन नहीं थी जो सुनील चलाया करता था, क्योंकि इस ट्रेन के इंजन पर जंग लग चुकी थी और डिब्बों की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। सुनील ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए, पर जैसे वो इंजन के पास पहुंचा तो इंजन का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ट्रेन के अंदर का दृश्य देखकर सुनील के पैर जम गए, क्योंकि ट्रेन के कंट्रोल रूम में गोविंद बैठा हुआ था। लेकिन वो गोविंद नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। और तभी सुनील को एक गहरी आवाज़ सुनाई दी कि सुनील, तुमने हमें यहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम भी यहीं के हो जाओगे। तभी सुनील ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और वो फिर से चलने लगी। सुनील को लगा जैसे वो किसी अनंत अंधेरे की ओर जा रहा हो। फिर 2 साल के बाद एक ठंडी सुबह कालिका जंक्शन पर हड़कंप मच गया। सुनील, जो 2 साल पहले अपनी मालगाड़ी के साथ गायब हो गया था, वो अचानक स्टेशन पर दिखाई दिया। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसका चेहरा इतना पीला था कि वो जिंदा से ज़्यादा मृत लग रहा था। स्टेशन के कर्मचारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन सुनील कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खाली थी और वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, ट्रैक। तभी रेलवे अधिकारियों ने
सुनील से पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी समझाने में असमर्थ था। उसकी बातें बेतुकी थी। कभी वो भूतिया जंक्शन की बात करता तो कभी गोविंद की और कभी उस ट्रेन की जो समय और स्थान से परे थी। तभी डॉक्टरों ने बोला कि सुनील का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सुनील का दावा था कि वो सच बोल रहा है। इधर गांव वालों के बीच भी ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि सुनील को कोई भूत प्रेत ने छू लिया है, तो कुछ ने इसे रेलवे की साजिश बताया। लेकिन सुनील की कहानी में कुछ ऐसा था जो सबको डराने लगा। रात के समय कालिका जंक्शन के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्हें एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं देती। पर कालिका जंक्शन के पास आज भी लोग उस ट्रेन की सीटी को सुनते हैं और सुनील अब भी उसी गांव में रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।